नमस्कार भास्कर जी, साइंस में आपका स्वागत है। फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारा पिछला टॉपिक खत्म हो चुका है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में इंट्रोडक्शन और उनके बीच का डिफरेंस खत्म हो चुका है। अब हम नया टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। हमारे नया टॉपिक है एनिमल सेल। यह एनिमल सेल्स आपका इस प्रकार का एनिमल सेल्स अधिकांश लीवर में पाया जाता है। अब हम एनिमल सेल्स के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक बार आप गौर से देख लीजिएगा। ऐसा हम बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छे ढंग से बताएंगे, आपको एक बार में समझ में आएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये आप देख रहे हैं, यह लीवर सेल्स है, यह एनिमल का लीवर सेल्स है। ये आप देखिएगा, इसमें एक सेल ऑर्गेनेल्स है जिसको हम कहते हैं माइक्रोट्यूबल्स। यह है इसके साइटोप्लाज्म। ये जो अंदर ये आप देख रहे हैं, हमको इस तरह से तस्वीर में दिख रहा है कि यह ऐसे छपा हुआ, ऐसा नहीं है। यह सेल का मेम्ब्रेन होता है। ये देखिए, ये दो जो लकीर खींची गई है, इन दोनों लकीर के बीच में जो गैप बनता है, यही गैप आपका सेल मेम्ब्रेन कहा जाएगा। और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर तरल पदार्थ भरे होते हैं। वो तरल पदार्थ प्रोटीन, अमीनो एसिड यानी तमाम न्यूट्रिएंट मटेरियल से मौजूद होते हैं। न्यूट्रिएंट मटेरियल का मतलब मौजूद यह होते हैं, जैसे हम तब तक संतुष्ट नहीं होते हैं जब तक कि हमारे घर में खाना बनाने के लिए अनाज, आटा, दाल, चावल, तेल, मसाला और ईंधन की व्यवस्था नहीं कर लेते। उसी प्रकार से तब तक ये भी कोशिकाएं संतुष्ट नहीं होती, सेल संतुष्ट नहीं होते हैं जब तक इनको अपने एनर्जी को बनाने के लिए, अपने जीवित रहने के लिए सारी व्यवस्था नहीं हो जाती। उसी प्रकार से आप देखिएगा, यह है माइक्रोट्यूबल्स, यह साइटोप्लाज्म। यह साइटोप्लाज्म में सभी सेल ऑर्गेनेल्स धसे हुए इम्बेडेड है। जैसे कोई चीज़ आप यह सिरा देखते हैं जिसमें मिठाई बनी होती है, मिठाई वाला सिरा, जैसे उसमें गुलाब जामुन धसा होता है, इसी प्रकार से आपका ये सेल ऑर्गेनेल्स धसे होते हैं। वो इधर उधर भागते नहीं तो ऐसे आदमी खड़ा होता तो इससे धम से गिर जाते। इसलिए यह इसमें धसे होते हैं। आप ये देखिए, आपका ये दोनों तरफ से जो लकीर खींची हुई, इसके बीच में इसका ये सेल मेम्ब्रेन है। यह एक सेल ऑर्गेनेल्स पैराक्सीसोम है। फिर इसके बाद में एक माइक्रोफिलामेंट है। यहाँ देखिए, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूम है, गोल्जी बॉडी है, सेंट्रियोल है, लाइसोसोम है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और फिर इसके बाद में आप देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है। इसमें बच्चे, विद्यार्थी क्या करते हैं, जब इतना बड़ा बड़ा लिखा पढ़ा देखते हैं तो पढ़ने से भागने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको भागना नहीं है। यह इतने आसान तरीके से आपको बताया जाएगा, इतने आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि आप इसको खेलते चलते सीख लेंगे, खेलते चलते सीख लेंगे, चलते फिरते उठते बैठते सीख लेंगे। देखिए माइक्रोट्यूबल्स का काम क्या होता है। पहले सेल ऑर्गेनेल्स की आप जरूरत को समझ लीजिए। जब आप इसके फंक्शन को समझ लेंगे, इसका कार्य क्या है, तो बखूबी आपको सारी जानकारी खुद ब खुद आप सेल स्ट्रक्चर बनाएंगे, बना करके सारा डायग्राम दे देंगे और एग्जाम में आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। और ये डायग्राम बनाने के बाद में आपको लास्ट में नीचे ये जरूर लिखना है कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, एलएस है कि टीएस है, किस प्रकार का डायग्राम है। तो आपको यहाँ जरूर लिखना है फिगर लिख करके, ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनिमल सेल। नहीं तो एग्जामिनर यह समझते हैं, काफ़ी जांचने वाले यह समझते हैं, आपके आंसर के बुक्स को जांच करके नंबर देने वाले यह समझते हैं कि यह कहीं से ऐसे अपना आगे वाला उसका स्टूडेंट तेज था, वो ऐसे ऐसे देख करके भी ऐसे छाप दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको लास्ट में ऐसा लिखना चाहिए। अब एक बार पहले हम शुरू से सभी सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिका के सभी अंगों का, कोशिका भी है उसका अंग भी है, उसके अंग के भी अंग है। जैसे हम आदमी हैं, हमारे आदमी के अंग हो गए। बाहर से आप एक अंग, बाहर से आप देख रहे हैं, आपका नाक, मुंह और हाथ पांव ये सब देख रहे हैं। अंदर भी अंग है,
फेफड़ा है, किडनी है, लीवर है, आंत है, बहुत से अंग है। उसी प्रकार से एक कोशिका है, कोशिका के भी अंग है और कोशिका के भी अंग है। उसको नेक्स्ट आगे की क्लासों में हम आपको बताएंगे। आप सबसे पहले आप जानिए कि माइक्रोट्यूबल्स का क्या काम है। माइक्रोट्यूबल्स देखिए हमने यहाँ शॉर्टकट में लिखा हुआ है, इस शॉर्टकट में समझिए। माइक्रोट्यूबल्स का मतलब प्रॉपर शेप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म इन सेल। मतलब कोशिका के किसी भी सेल मतलब सेल्स के किसी भी ऑर्गेनेल्स यानी कोशिका के किसी भी अंग को क्या करता है, प्रॉपर साइज प्रॉपर शेप देने की कोशिश करता है। कहाँ, उनके पूरे कोशिका के साइटोप्लाज्म में, मतलब किसको कहाँ रहना है वो निर्धारित करता है। नहीं तो ये नहीं है कि क्या नाम है कि आप गए हैं वहाँ बैंक में किसी काम के लिए, तो धीरे से कहें कि हम तो तुम्हारे आगे थे भाई, तुम यहाँ कैसे आ गए। तब तक पता दो लोग बात कर रहे हैं, तब से तीसरा घुस। ऐसा नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। यह ऐसा नहीं करता है। यह क्या करता है, जैसे कि कोई ये बम्बू की तरह, देखिए बम्बू की तरह बराबर बांस लेकर के बम्बू लेकर कोई डंडा लेकर इसे खड़ा रहता है। तुमको इधर रहना है, तुमको इधर रहना है, तुमको इधर रहना है, तुमको इधर रहना है। अब फिर देखिए पराक्सीसोम्स। पराक्सीसोम्स का क्या मतलब होता है। पराक्सीसोम्स कोई हमेशा के लिए बना यह सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता, कोशिका में नहीं होता है। यह आवश्यकता पड़ने पर पराक्सीसोम्स अपने न्यूक्लियस, यह न्यूक्लियस क्या कर दिया, परमानेंट सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है। कभी कभी आप कंपटीशन में सब पूछा जाएगा से परमानेंट सेल ऑर्गेनेल्स यह पराक्सीसोम्स, और इसके बाद में यह लाइसोजाइम्स नहीं होते हैं। यह आवश्यकता पड़ने पर क्या करता है, न्यूक्लियस कमांड देता है किसको, राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स क्या करता है, यही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के वैक्यूल्स को क्या करता है, वैक्यूल से ही यह छोटे छोटे ये सोम्स बनाते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल बनाते हैं, छोटी छोटी झिल्ली की तरह बनाते हैं। बना करके कोशिका को तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए उनको व्यवस्था प्रदान करते हैं। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो ये जरूरी हो रहा है कि खाना भरने के लिए ये बॉक्स है, पानी पीने के लिए ये बॉक्स है, जूता रखने क्या करते हैं, कपड़ा रखने के लिए। हमको कहीं जाना है, एक बैग में क्या करते हैं, जितना सामान होता है उतना ठूस लेते हैं, बचा खोचा जो होता है उसको किसी प्लास्टिक की थैली में बांध करके ले चल देते हैं। तो वही काम क्या होता है, ये काम चलाऊं सेल ऑर्गेनेल्स होता है। पराक्सीसोम्स ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द लीवर सेल एज वेल एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसीलिए दिखा गया है कि एज वेल एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माने लीवर की कोशिकाओं में और लीवर की कोशिकाओं में क्या होता है, अधिकांशतः लिपिड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं। लिपिड और कोलेस्ट्रॉल को ये डाइजेशन करने का काम करता है। यानी कि जैसे देखिए जब लीवर से ही क्या हो रहा है कि फैट बढ़ता है, हमारी चर्बी बढ़ती, पेट निकल आता है, इसी वही काम है इसका। फिर यह माइक्रोफिलामेंट्स भी होते हैं, ये परमानेंट सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। यह भी आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गाल्जी कॉम्प्लेक्स से ही बने बिगड़ने के दौरान, जैसे हम लोग क्या करते हैं अपने घर में कोई कोई भी काम करते हैं। जैसे मान लिया कि हम कोई सामान बांध रहे हैं, कहीं पर तार लगा रहे हैं, तो जो कटा पीटा माल होता है, जैसे मान लीजिए हमने रस्सी से कोई चीज बांधा, तो उसको क्या किया, कैंची से काट दिया, इतना उतना बड़ा छोटा मोटा इतना बड़ा रस्सी वगैरह फैला रहता है। तो इसी प्रकार से यह माइक्रोफिलामेंट छोटे छोटे रस्सी नुमा इस तरह से फैले होते हैं। अब आप देख लीजिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप हर सेल्स में, यूकेरियोटिक के हर सेल्स में पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक के हर प्रकार के सेल्स में आपको मिलेंगे। ये भी आपका यही एक यूकेरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है, ये यूकेरियोटिक सेल है। फिर इसके बाद में आप देखिए ये वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स का मतलब होता है यह खाली पर्याप्त जगह होता है, सेल्स का एक पर्याप्त खाली जगह होता है, इसमें कुछ होता नहीं है। ये जिस तरह से सेल्स बढ़ेगा या घटेगा, जब ये बढ़ेगा तो ये छोटा होगा, सेल्स जब बढ़ेगा तो ये छोटा होगा, और जब घटेगा तो ये बड़ा होगा। यानी कि इसमें हवा होती है, एक तरह से समझ लीजिए कि एयर भरा होता है। गाल्जी बॉडी एक ऐसा यह सेल ऑर्गेनेल्स है आपका, ये गाल्जी कॉम्प्लेक्स ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है कि इसकी 100%
फंक्शन माने इसका क्या काम है कोशिका में अभी तक यह पता नहीं लग सका है, जहाँ तक आपके सिलेबस वगैरह की बात है। अभी 100% इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि यह आपका किस काम का है। हालांकि बहुत से वैज्ञानिक या बहुत से विद्वान यह कहते हैं कि जिस प्रकार से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है उसी प्रकार से आपका ये गोल्गी बॉडी का भी काम होता है। फिर इस अब फिर इसके बाद में हम आते हैं सेंट्रियोल्स के पास में। अब सेंट्रियोल्स का काम क्या है, ये देखिए, जैसे ही माइक्रोट्यूबल्स से बचा खुचा जो काम होता है वो सेंट्रियोल्स करता है। मतलब सेल ऑर्गेनेल्स को, कोशिका के अंगों को ये बराबर डंडा से उधर गया, इधर से उधर, उधर से उधर नहीं, इधर उधर मान लीजिए कोई होता है तो ये इसका काम होता है कि इनके कोशिका के अंगों को सेंटर में करना, इनको सेंटराइज करना। मतलब किस एग्जैक्ट किसको कहाँ रहना है वह स्थान इसको चयनित करता है। फिर आते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होता है ये देख लीजिए। कोशिका एक ऐसी चीज होती है, सबसे पहले ये जान लीजिए, कोशिका एक ऐसी चीज होती है कि इसमें जितने भी ब्रह्मांड के बैक्टीरिया, वायरस, जितने भी कहीं से भी कहीं से भी बैक्टीरिया, वायरस ये घुसने का हमेशा कोशिश करते हैं, हमेशा सोचते हैं कि हम घुसें, अपनी संख्या 1 से 2 बनाएं और खूब खा पी करके खूब एकदम ठंडा हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने देता है कौन? काफी हद तक कोशिका के कुछ कोशिका में। हालांकि कोशिका के पास एक विशेष प्रकार का केमिकल्स होता है। आप देखिए, कोशिका एक विशेष अपने प्रकार से विशेष केमिकल को सिक्रेट करती है, जिससे वो काफी हद तक बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरस से बचने की कोशिश करती है, बचने की कोशिश करता है। फिलहाल उसके बावजूद में भी कोई भी बैक्टीरिया या वायरस इंटर कर लेता है कोशिका में, तो इस कोशिका को क्या करता है, वायरस या बैक्टीरिया को यह लाइसोजाइम क्या कर रहा है, चारों ओर से घेर लेता है। कहाँ तुम कहाँ आ गए, चारों ओर से घेर लेता है। घेर करके एक प्रकार का एंजाइम निकालता है, केमिकल निकालता है। उस एंजाइम और केमिकल से उस वायरस को मार देता है। हालांकि वायरस कभी मरता नहीं है, मार नहीं देता है, उनको डीएक्टिवेट कर देती है, निष्क्रिय कर देता है। जब उसको निष्क्रिय कर देता है तो निष्क्रिय करने के बाद में इनको पूरी तरह से पैकिंग कर लेता है। पैकिंग करके इनको कोशिका के बाहर कर देता है। कोशिका के अंदर कोई माल कैसे आता है, बाहर कोई माल कैसे जाता है, हम इसको जब आपको अमीबा पढ़ाने लगेंगे तो उस समय आपको बताएंगे। पिनाइकोसाइट और फाइकोसाइट क्या होता है उसी में आपको बताएंगे किस प्रकार से कोशिका में कोई माल अंदर आता है, कोशिका में कोई माल कैसे बाहर जाता है। इतना समझाने के बाद आशा करते हैं आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लास होगा प्लांट सेल।